बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कॉस्ट एनालिसिस, लागत विश्लेषण। किसी भी वस्तु का जब उत्पादन होता है तो उत्पादन में लागत उसका महत्वपूर्ण घटक होती है। किसी भी वस्तु की लागत के आधार पर ही लाभ की मात्रा जोड़कर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस का एनालिसिस करने का पहला कदम कॉस्ट एनालिसिस है। कॉस्ट एनालिसिस होता क्या है, कॉस्ट कितने प्रकार की होती है, कॉस्ट को किस प्रकार एनालाइज किया जाता है, बड़ा लंबा चैप्टर है, 2-3 वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि लागत विश्लेषण खुद होता क्या है। तो किसी भी प्रोडक्ट को उत्पाद रॉ मटेरियल से लगाकर मूर्त रूप तक लाने के बीच की जितनी भी कड़ी है, जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, कॉस्ट ऑफ लेबर है, कॉस्ट ऑफ ओवरहेड है, उसके बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, उसके बाद में ऑफिस चार्जेस है, उसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, उसके बाद में पैकेजिंग चार्जेस, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, और उसके टोटल कॉस्ट को एनालिस करके फिर प्रॉफिट की मात्रा जोड़ के और सेलिंग प्राइस निकाली जाती है। ये हम कॉस्टिंग में समझते हैं, कॉस्टिंग में सीखते हैं। उसी को इकोनॉमिक्स में हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि हम जब तक लागत को नहीं सीखेंगे आगे के चैप्टर करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो अर्थशास्त्र में लागत से अभिप्राय उन साधनों की द्योतक है जिसका त्याग विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में लागत से आशय व्यय की उस राशि से है जो किसी वस्तु विशेष अथवा लाभ अथवा सुविधा प्राप्त करने के लिए की जाती है। व्यावसायिक लागतें कई प्रकार की होती है, मोटे मोटे हमने समझाया है, एक एक को बड़े आराम से हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्पष्ट लागतें, जो लागत लगती है और हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। अस्पष्ट लागतें वो लागतें होती है जो लगती तो है बट हमें पता नहीं लगता, हमें दिखती नहीं है, अस्पष्ट लागतें होती है। इन दोनों लागतों को जोड़ने के बाद तीसरा होता है सामान्य लाभ, जो उत्पादक उत्पादन में लाभ के उद्देश्य से ही कार्य करता है, उसका लाभ भी इसमें जोड़ा जाता है। उसके बाद में है वास्तविक लागत। तो वास्तविक लागत क्या होती है, अवसर लागत क्या होती है, अन्य लागतें क्या होती है, सारी वन बाय वन अपन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने कहा मौद्रिक लागत। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मौद्रिक लागत क्या होती है। अब मौद्रिक लागत का अभिप्राय ये बताया गया है कि वह लागतें जो मुद्रा में भुगतान की जाती है। देखिए बहुत स्पष्ट है। मौद्रिक लागत आर्थिक लागत भी कहते हैं इसको इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हैं। परीक्षा में 2 नंबर का कई बार प्रश्न पूछा जाता है, आर्थिक लागत है। तो अब आर्थिक लागत को अंग्रेजी में उसने कह दिया इकोनॉमिक कॉस्ट। हम मॉनेटरी कॉस्ट को ही इकोनॉमिक कॉस्ट बोलते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रिक व्यय को मौद्रिक लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए मजदूरी है, कच्चे माल का भुगतान है, बिजली है, पानी है, परिवहन है, इन पर जो कुछ भी खर्च किया जाता है, जो मुद्रा में भुगतान किया जाता है, इट्स कॉल्ड मौद्रिक लागत। ठीक है। उसके बाद में ये जो मौद्रिक लागतें होती है, ये 3 प्रकार की होती है। पहली होती है स्पष्ट लागत। मौद्रिक लागत के 3 पार्ट हैं। पहला है स्पष्ट लागत। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि स्पष्ट लागतें क्या होती है। ये वो लागतें होती है जो उत्पादक करने वाले को स्पष्ट तौर पे नजर आती है। एक उदाहरण मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। यदि आप किसी टेलर से शर्ट सिलवाओगे और जब वो आपके शर्ट सिलवाने के बाद में सिलाई की कॉस्ट मांग रहा है 300 रुपये, तो आप कहोगे यार 300 रुपये किस बात के। तो वो कहेगा साहब हमने धागा भी लगाया है, हमने बटन भी लगाए हैं, हमने इंटरलॉकिंग भी की है। तो ये लागतें आपको स्पष्ट तौर पे नज़र आती, हाँ भैया ये तो तूने लगाया। तो वो लागतें जो किसी उत्पादन में स्पष्ट तौर पे नज़र आती है, वो स्पष्ट लागतें कहलाती है। अर्थशास्त्र की भाषा में बात करें तो ये वो लागतें होती है जो उत्पादन को उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के प्रयोग के बदले में चुकानी पड़ती है। आपने जो भी साधन काम में लिए, इन लागतों में केवल ऐसे व्ययों को सम्मिलित किया जाता है जिनका उत्पादक द्वारा नकद रूप से भुगतान किया जाता है। जैसे रॉ मटेरियल खरीदा, शर्ट बनाने वाले ने रॉ मटेरियल भी खरीदा है, धागा वगैरह। उधार ली गई पूंजी पर ब्याज भी चुकाया है उसने। मशीन दुकानें लगाने के लिए पैसा था नहीं उसके पास, तो उधार लेके आया, उस पर भी चुकाया। विज्ञापन पर भी खर्च किया, बीमा व्यय पर भी खर्च किया, भूमि इमारत पर भी खर्च किया। स्पष्ट लागतों को भुगतान की गई लागतें, व्यय लागतें, परिवहन लागतें तथा लेखांकन लागतें भी कहते हैं। अब ये छोटे छोटे नाम आपको याद रखने हैं।
ये परीक्षा में 2-2 नंबर से पूछे जाते हैं। जैसे कह दिया लेखांकन लागत, अब स्पष्ट लागत को लेखांकन लागत बोलते हैं। तो वहां पे क्या हुआ, आपने कह दिया वो लागत जो अकाउंट्स में लिखी जाती है उसे अकाउंटिंग कॉस्ट कहते हैं। नहीं 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 नहीं, आपको केवल स्पष्ट लागतों के बारे में बताना है। दूसरा होता है अस्पष्ट लागतें। अस्पष्ट लागतें उत्पत्ति के उन साधनों के मूल्य को चुकानी होती है जिनके स्वामी स्वयं उत्पादक होते हैं। उन्हें क्रय करने के लिए उसे प्रत्यक्ष रूप से कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है, जैसे स्वयं की भूमि है, स्वयं की इमारत है, स्वयं की पूंजी है, सेवाएं हैं। अब ये सब खुद की है तो उसको चुकाना तो कुछ पड़ा नहीं, लेकिन ये अस्पष्ट लागतों में सम्मिलित होती है, इसे अस्पष्ट लागत का पार्ट माना गया। अस्पष्ट लागतों को निहित लागतें, अपव्यय लागत भी बोलते हैं। थोड़ा ध्यान रखने वाली चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा होता है सामान्य लाभ। तो पहले भी मैंने बताया कि स्पष्ट प्लस अस्पष्ट, स्पष्ट प्लस अस्पष्ट प्लस सामान्य लाभ, ये तीनों जब जोड़ देते हैं तो मौद्रिक लागत बन जाती है। परीक्षा में 7 नंबर का कई बार प्रश्न आता है, मौद्रिक लागत किसे कहते हैं। मौद्रिक लागत में इन तीनों को समझाना होगा। तीसरा होता है सामान्य लाभ। यह लाभ का वह स्तर है जहां उत्पादक को न लाभ होता है न हानि होती है, तो उत्पादक को उद्योग में बने रहने के लिए लाभ अवश्य मिलता है। मिनिमम कॉस्ट होती है जिसको BEP भी बोला जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू होती है, यानी लागत आगम के बराबर होती है, बिल्कुल उसको चालू रखने के लिए जरूरी होता है, उसको सामान्य लाभ बोलते हैं। इन तीनों को जब जोड़ा जाता है तो मौद्रिक लागत बन जाती है। बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताया, मौद्रिक लागत बराबर स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत, सामान्य लाभ, तीनों को जोड़ दो तो आपकी क्या बन गई, मौद्रिक लागत। दूसरी है वास्तविक लागत, जिसको हम बोलते हैं रियल कॉस्ट। ये परीक्षा में ज्यादा पूछी जाती है। वास्तविक लागत किसे कहते हैं। मौद्रिक लागत तो लग गई। मौद्रिक लागत के बाद में उत्पादक को कई प्रकार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कष्ट उठाने पड़ते हैं, तो उन कष्टों की लागत को जब मौद्रिक लागत में जोड़ दिया जाता है तो वो वास्तविक लागत बन जाती है। मालिक काम भी करता है, पसीना बहाता है, उसकी खुद की मजदूरी भी होती है, कई प्रकार के अन्य खर्चे भी होते हैं। मालिक ने जितने भी कष्ट उठाए हैं, उसने जितनी भी बुद्धिमत्ता से काम किया है, उस सब की लागत को मौद्रिक लागत में जब ऐड कर देंगे तो रियल कॉस्ट निकल जाएगी। तो हमने कहा है रियल कॉस्ट या वास्तविक लागत उन सभी कष्टों, प्रयत्नों, त्याग से है जो किसी वस्तु के उत्पादन में उठाने पड़ते हैं, अर्थात उत्पादन की वास्तविक लागत समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा किया गया त्याग है। इसे सामाजिक लागत भी कहते हैं। अब ये चीज ध्यान रखने की है कि सामाजिक लागत भी वास्तविक लागत को कहते हैं, क्योंकि वस्तुओं के उत्पादन में समाज को कष्ट तथा लागत का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए सीमेंट कंपनी द्वारा सीमेंट के उत्पादन के दौरान निकलने वाले धुएं से सीमेंट उद्योग के आसपास के लोगों को जो कष्ट होता है वह उसकी वास्तविक लागत है। जितने भी कष्ट होते हैं, जितने भी कष्ट मालिक उठाते हैं और दूसरे लोग भी उठाते हैं। तीसरी आती है अवसर लागत। इसको अपन कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कोई भी श्रमिक जो आपकी लेबर में, आपकी फैक्ट्री में, आपके वर्कशॉप में काम कर रहा है, आप उसको जितनी लेबर देते हैं वो उसकी मौद्रिक लागत है। लेकिन यदि वह आपके यहाँ से काम छोड़ के चला गया और दूसरी जगह उसको आपसे ज़्यादा वास्तविक मजदूरी मिल रही है, उदाहरण के तौर पर आप किसी श्रमिक को, ए नाम के श्रमिक को 500 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दे रहे थे, किसी कारण से आपने उसकी छटनी कर दी, निकाल दी, या वो खुद छोड़ के चला गया। अब पड़ोसी फर्म उसको 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको हाजिरी देता है। अब यदि इस श्रमिक को वापस आपको बुलाना है या आपके यहाँ काम करवाना है तो अब 500 के स्थान पे उसे 600 देना होगा। यह उसकी अवसर लागत है। किसी भी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए जो अतिरिक्त लागत पे की जाती है, वास्तव में तो हम 500 ही दे रहे थे, लेकिन चूंकि छोड़ के चला गया, अब वहां उसको 600 मिल रहा है तो वो 600 से कम अब आएगा नहीं। तो ये इस प्रकार की जो लागत होती है उसे हम अवसर लागत बोलते हैं, उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। अवसर लागत की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि उत्पादन के साधन सीमित होते हैं और प्रत्येक साधन के वैकल्पिक प्रयोग संभव। कोई भी साधन हमेशा जीवन भर के लिए आपका नहीं हो सकता। श्रम एक साधन है, श्रम कभी भी आपका नहीं हो सकता, तो जाएगा ही जाएगा। अतः किसी विशिष्ट साधन को एक विषय
वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है तथा साधन किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किए जाने का अवसर खो देता है तो उसे साधन की अवसर लागत कहते हैं। यदि एक किसान दी हुई भूमि साधनों के माध्यम से 15 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहा है, यदि इन्हीं साधनों से 20 क्विंटल बाजरा उत्पादन कर रहा है तो 15 क्विंटल गेहूं के अवसर को 20 क्विंटल बाजरे में बदल सकता है, तो ये इसकी अवसर लागत कहलाएगी। हमने एक श्रमिक का उदाहरण देकर समझाया, पहले क्या मजदूरी मिल रही थी, अब क्या मजदूरी मिल रही है, तो वो उसकी अवसर लागत कहलाएगी जो आपको पे करनी होगी। ये परीक्षा के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ढंग से करें। उसके बाद में आती है अन्य लागतें। इन दोनों लागतों के अलावा 3 लागतें। पहली 3 लागतें, पहली थी मौद्रिक लागत, दूसरी थी वास्तविक लागत, तीसरी थी अवसर लागत। अब बात आती है अन्य लागतों की। अन्य लागतों में नंबर 1 बुद्धिमान लागतें, दशी हुई लागतें। कोई भी उत्पादक अपनी इंटेलिजेंसी से यदि आपके लागत में कमी कर देता है, अपनी इंटेलिजेंसी से कमी कैसे कर सकता है? कोई भी उत्पादक जो होता है वो उत्पादन जब करने बैठता है तो अपनी इंटेलिजेंसी से काम करता है। रिलायंस एक कंपनी थी 2 भाइयों के बीच में बटी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी ने कंपनी को ऊंचाइयों पर ले गए और आज भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। अनिल अंबानी आज उसी कंपनी में से निकले हुए हैं, लेकिन कंपनी को सर्वाइव नहीं करा पाए और आज दिवालिया हुआ। ये स्थिति बुद्धिमान से काम किया जाता है, तो बुद्धि को काम में लेने की जो लागत आती है वो बुद्धिमान लागतें कहलाती है। दशी हुई लागतें वो लागतें होती है जो किसी भी उत्पादन के लिए मिलना कुछ नहीं है लेकिन करना जरूरी होता है, डूबती लागतें जिसको बोलते हैं। दूसरी है प्रत्यक्ष लागतें, अप्रत्यक्ष लागतें। प्रत्यक्ष वो जो लागत लगती है और हमें पता लग जाती है, वो प्रत्यक्ष लागतें। कुछ लागतें ऐसी होती है जो प्रत्यक्ष उस उत्पादन से संबंधित नहीं होती लेकिन होती है, उन्हें अप्रत्यक्ष लागतें कहते हैं। प्रत्यक्ष वो जो दिखाई दे, अप्रत्यक्ष वो जो दिखाई नहीं दे। विगत लागतें, भावी लागतें। विगत लागतें वो जो पिछली अवधि में लग चुकी है और भावी लागतें वो जो भविष्य में लगने की संभावनाएं हैं। तो विगत और भावी लागतों के आधार पर एनालिसिस होता है कि पिछले समय में कितनी लग गई, आने वाले समय में कितनी लगेगी। तो विगत लागतें, भावी लागतें। पिछले समय में लगी वो विगत लागतें, आने वाले समय में लगेगी भावी लागतें। सामूहिक उत्पादन लागतें। कई बार ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिसमें समूह के रूप में उत्पादन होता है, एक साथ कई वस्तुओं का उत्पादन होता है। अब उसमें से किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के कॉस्ट को निकालना संभव नहीं होता है क्योंकि ग्रुप का प्रोडक्शन होता है। आप किसी हलवाई को घर बैठा के खाना बनवा दो 500 आदमियों का, फिर उसको कहो भैया तूने ये 2 किलो चक्की बनाई है, इसकी लागत अलग से निकाल के दे दो, वो नहीं निकाल पाएगा क्योंकि वो समूह के रूप में उसने प्रोडक्ट किया। सामूहिक लागतें जो समूह में उत्पादन होता है। रोकड़ी लागतें, पुस्तकीय लागतें। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रोकड़ी लागतें वो होती है जो रोकड़ में पेमेंट की जाती है। पुस्तकीय लागतें वो होती है जो किसी को पेमेंट नहीं की जाती, केवल बुक्स में एंट्री की जाती है। ऐसा एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ जो पुस्तकीय लागतों के लिए है, जो आप हमेशा पढ़ते आए हैं अभी तक 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में। पुस्तकों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में एक एंट्री की जाती है हमेशा डेप्रिसिएशन की। अब डेप्रिसिएशन किसी को भुगतान नहीं किया जाता है, केवल पुस्तकों में दिखाया जाता है, तो वो पुस्तकीय लागतें कहलाती है। पुस्तकीय लागतें वो जो किसी को पेमेंट नहीं करना है, केवल बुक्स में एंट्री करनी है, उसको पुस्तकीय लागतें कहते हैं। रोकड़ी लागतें वो जो रोकड़ में भुगतान करनी पड़ती है, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस है, सैलरी है, कमीशन है, बोनस है, इलेक्ट्रिक बिल है, ये सब रोकड़ी लागतें। नियंत्रित लागतें, अनियंत्रित लागतें। जिन लागतों को कम ज़्यादा करना आपके हाथ में होता है वो नियंत्रित लागतें। जिन लागतों को कम ज़्यादा करना आपके हाथ में नहीं होता, अनियंत्रित लागतें। नियंत्रित जिन्हें कम ज़्यादा किया जाना संभव हो, अनियंत्रित हो जिन्हें कम ज़्यादा किया जाना संभव नहीं हो। ऐतिहासिक लागतें, प्रतिस्थापन लागतें। ऐतिहासिक लागतों से अभिप्राय ऐसी लागतों से है जो इतिहास में एक बार लगती है, बार बार नहीं लगती। हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल काम के लिए। आदमी की शादी एक बार होती है, शादी में जो खर्च होता है ऐतिहासिक लागत कहलाती है। प्रतिस्थापन लागतें वो होती है जो एक्स वस्तु को हम प्रयोग में ले रहे थे उसको हटा के वाई वस्तु को हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं, उसके लिए जो एडिशनल कॉस्ट आती है। पुरानी कार को बेच के नई कार ले रहे हैं, पुरानी मोटरसाइकिल को बेच के नई मोटरसाइकिल ले रहे हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस कॉस्ट आएगी वो प्रतिस्थापन लागत कहलाएगी। ऐतिहासिक लागतें वो जो इतिहास में बार बार नहीं होती, एक बार हो गई।
अति आवश्यक लागतें, स्थगन योग्य लागतें। अति आवश्यक लागतें वो जो करनी आवश्यक है जीवन जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान वगैरह लागतें, ये अति आवश्यक लागतें। स्थगन लागतें वो होती है जिन्हें कम ज़्यादा करना संभव होता है, जिन्हें हम टाल सकते हैं, जिन्हें हम बाद के समय के लिए भी ले जा सकते हैं, वो स्थगन योग्य लागतें कहलाती हैं। लेखा लागतें, आर्थिक लागतें जो अकाउंट्स में दिखाई जाती है, लाभ हानि खाते में दिखाई जाती है, लेखा लागतें होती है। आर्थिक लागतें, इकोनॉमिकल लागतें वो होती है जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, जो अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से उपयोगी होती है। दसी हुई लागतें, तालाबंदी लागतें, परित्याग लागतें। परित्याग लागतें तो ऊपर आ गई, दसी हुई लागतें भी आ गई। तालाबंदी लागतें हैं। तालाबंदी लागतें वो होती है जो कंपनी बंद हो जाती है, स्ट्राइक हो जाती है, तो लागत में हमारे जो कमी आती है वो तालाबंदी लागतें कहलाती हैं। कई बार क्या होता है, हड़ताल की कंडीशन में मालिक को एडिशनल कॉस्ट भी पे करनी पड़ सकती है, बाहर से लेबर ला के काम कराना पड़ सकता है, तो उसकी कॉस्टिंग एनालिसिस ज़्यादा हो जाता है, तो वो तालाबंदी लागतें कहलाएगी। इस प्रकार से ये था लागतों का इंट्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें लागतें कितने प्रकार की होती है, लागत होती क्या है, मौद्रिक लागत क्या होती है, वास्तविक लागत क्या होती है, ये सारा हमने आपको बताया। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अवसर लागत के बारे में बताया, उसके बाद में वास्तविक लागत के बारे में बताया, उससे पहले मौद्रिक लागत के बारे में बताया। ये सारा सब कुछ एनालिसिस मैंने एक बार वापस रीराइट करके आपको समझाया है। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। कल हम इन्हीं लागतों का डायग्राम्स बनाएंगे और इन्हीं लागतों का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।